हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे बेटा 10th क्लास विज्ञान के अंदर सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बेटा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब बेटा देखो, अम्ल एवं क्षारक किसे कहते हैं। देखो बेटा, अम्ल का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो क्या होता है बेटा, स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब बेटा जो क्या होते हैं, ये अम्ल जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, जो नीला लिटमस पत्र होता है उसे क्या कर देते हैं बेटा, लाल कर देते हैं। तथा जो अम्ल जो होते हैं, ये जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। और जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा, नीला कर देते हैं। और इसी प्रकार ये जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आप देख सकते हो बेटा, जो अम्ल होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और एसिटिक अम्ल हो गया। और इसी प्रकार जो क्षारक होते हैं, इनके सामान्य उदाहरण कौन से हो गए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अधिकांश जो क्षारक होते हैं ये जलीय विलयन में क्या होता है बेटा, अघुलनशील होते हैं। और वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, क्षार। क्षार किसे कहते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो बेटा, घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, क्षार कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको सबको समझ में आ गया कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार क्या कर सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बेटा देखो, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है बेटा कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं। इसको एक ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बेटा हम क्या लेते हैं, दो बीकर लेते हैं। दोनों ही बीकर के अंदर हम समान मात्रा में क्या लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है, कितना ले लिया हमने जल, दोनों में 100 ml ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार इनके अंदर एक बीकर के अंदर मैं क्या डालता हूं, 2 ml क्या डालता हूं बेटा, नींबू का रस डालता हूं। और इसी प्रकार एक बीकर के अंदर मैं क्या डालता हूं बेटा, 5 ml क्या डालता हूं, नींबू का रस डालता हूं। एक बीकर को मैंने क्या बोल दिया बेटा, ए बोल दिया, और दूसरे बीकर को मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि किस बीकर के अंदर नींबू के रस की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो आप कहोगे भैया कि जो बीकर बी है उसके अंदर जो नींबू के रस की मात्रा है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। और जो बीकर बी है इसमें नींबू के रस की मात्रा क्या है बेटा, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी जलीय विलयन के अंदर अगर क्या होता है बेटा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, सांद्र अम्ल कहा जाता है। और इसी प्रकार अगर किसी जलीय विलयन के अंदर अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, तनु अम्ल। और ऐसे ही परिभाषा किसके लिए हो जाएगी बेटा, क्षारक के लिए होगी। यानी जिस जलीय विलयन में क्षार की मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, सांद्र क्षार। और ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा बेटा, जिसके अंदर क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसे क्या बोला जाएगा, तनु क्षार। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर इनकी परिभाषा लिख रखी। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिन जलीय विलयनों में अम्ल की मात्रा अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं बेटा, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और इसी प्रकार जिन जलीय विलयनों में अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, तनु अम्ल। सांद्र क्षारक किसे कहते हैं, जिन जलीय विलयनों में क्षार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सांद्र क्षार कहा जाता है। और इसी प्रकार तनु क्षार किसे कहते हैं, जिन जलीय विलयनों में क्षार की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, तनु क्षार कहा जाता है। आप एक बार इसी का भी क्या ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है बेटा, सूचक। अब बेटा सूचक का मतलब क्या होता है, सूचक का मतलब होता है जो हमें अम्ल व क्षार की क्या देते हैं बेटा, जानकारी देते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक की क्या देते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सूचक कहा जाता है। और जो सूचक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सूचक होता है उसे बोला जाता है प्राकृतिक सूचक।
दूसरा जो सूचक होता है जिसको बोला जाता है बेटा कृत्रिम, या अपन इसको बोल सकते हैं बेटा संश्लेषित सूचक। और जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा गंधीय सूचक। देखो इनकी परिभाषा देखते हैं एक बार। देखो बेटा प्राकृतिक सूचक किससे कहते हैं? देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, वे पदार्थ जो हमें किससे प्राप्त होता है बेटा? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? अम्ल या क्षारक की जानकारी मिलती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल है बेटा, एक है बेटा लिटमस पत्र और एक है हल्दी। आपको बेटा इन सूचकों के अंदर जितनी भी परिभाषा है उनको याद करने की कतई जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह इनके क्या कर सकते हो बेटा, उदाहरण ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रत्येक सूचक के क्या करने हैं? एग्जाम्पल याद करने हैं। आप देख सकते हो बेटा जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, कोई मान लो कोई लिटमस पत्र है, अगर वो अम्ल की स्थिति में है तो कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। अगर वो क्षारीय स्थिति में है तो कैसा रंग देगा बेटा? नीला रंग देगा। जबकि जो हल्दी होती है ये क्या होती है बेटा? प्राकृतिक रूप से अम्ल की उपस्थिति में कैसे रंग में रहेगी बेटा? पीले रंग में रहेगी। लेकिन जो क्षारीय पदार्थ होगा वो कैसा रंग दे देगा बेटा? लाल रंग दिखाई देगा। इसी प्रकार जो कृत्रिम सूचक होते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक नाम से पता पड़ रहा है, वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में क्या करे जाते हैं बेटा? बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। इसके दो एग्जाम्पल है बेटा, एक मेथिल ऑरेंज है और एक क्या है बेटा? फिनोप्थेलिन है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फिनोप्थेलिन होता है अम्लीय स्थिति के अंदर इसमें कैसी स्थिति होती है बेटा? ये रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही ये क्षार की स्थिति में आता है इनका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है बेटा? हल्का गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार जो मेथिल ऑरेंज होता है ये अम्ल की स्थिति में कैसा रहता है बेटा? हल्का सा कैसा रहता है? ऑरेंज या थोड़ा सा रेड रहता है। और क्षार की स्थिति में कैसा रहता है बेटा? ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है बेटा? पीला हो जाता है। जो गंधीय सूचक होते हैं, तीसरा जो हमारा सूचक कौन सा है बेटा? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसे कहते हैं बेटा? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है बेटा? बदल जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? गंधीय सूचक कहा जाता है। देखो बेटा जो गंधीय सूचक होते हैं इनके अंदर क्या होता है? अम्ल की स्थिति को पहचानना आसान होता है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी अम्ल होते हैं उनकी जो गंध होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है बेटा? तेज होती है। तेज का मतलब होता है तीक्ष्ण। आपने देखा होगा जो प्याज का रस होता है उसकी गंध क्या होती है? बहुत ज्यादा है। लौंग का तेल है, ये सारे क्या होते हैं बेटा? अम्लीय माध्यम को क्या कर रहे हैं बेटा? प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो क्षारक होते हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की क्या नहीं होती बेटा? गंध नहीं होती, या आपने ऐसे बोल सकते हैं उनके अंदर जो गंध होती है वो तेज नहीं होती। यानी प्याज का रस है, वेनिला है, लौंग का तेल है, ये सब क्षारीय माध्यम में कैसे रहेंगे बेटा? गंधीय रहेंगे, यानी गंध नहीं रहेगी इसमें, है ना? ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। पहला जो गुण पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या है कि जब अम्ल व क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करता है बेटा? धातु के साथ अभिक्रिया देता है, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? देखो बेटा जब भी कोई अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा बेटा? धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमेशा हमेशा क्या देगा बेटा? लवण और क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है बेटा, याद रहना चाहिए कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो क्या देता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। आप देख सकते हो हमने क्या लिया बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूं? जिंक धातु के साथ करा रहा हूं। तो क्या प्राप्त होगा बेटा? मुझे प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, अगर कोई क्षारक है किसके साथ अभिक्रिया करता है? धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमें क्या प्राप्त होती है बेटा? लवण, और क्या प्राप्त होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यानी दोनों में क्या होता है बेटा? सेम उत्पाद क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। जैसे क्षारक मैंने क्या ले लिया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई बेटा? जिंक के साथ करवाई। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाता हूं तो मुझे एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ये क्या होता है बेटा? ये होता है सोडियम जिंकेट। और इसके साथ हमें कौन सी गैस और प्राप्त होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? प्राप्त होती है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे बेटा, हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही देंगे। ठीक है बेटा, आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहां सारी चीजें, वो मैंने जो लिखा है ये पीछे, वो सारी सारी वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो, अब जब हमने अम्ल और क्षारक के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई थी, अम्ल और क्षारक के साथ किसकी अभिक्रिया करी थी बेटा, धातु की अभिक्रिया करवाई थी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था बेटा, लवण और क्या प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे बेटा, परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार करेंगे, हम एक बीकर लेते हैं, बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा बेटा, हमने डाल दी कोई धातु और एक चीज डाल दी हमने कोई अम्ल, इसकी जगह आप क्षारक भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धातु को हमने कौन सी ली बेटा, फेरस लिया है, यानी लोहा लिया है। ठीक है, लो धातु लिया है। और जो अम्ल लिया है वो कौन सा लिया मैंने, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। अब दोनों ने क्या करा होगा बेटा, अभिक्रिया करी होगी और यहां मेरे को क्या प्राप्त हुआ होगा बेटा, लवण प्राप्त हुआ होगा। और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी बेटा, ऊपर की तरफ क्या करेगी बेटा, गति करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, ऊपर की तरफ गति करेगी। अब मैं क्या करता हूं, इस बीकर के क्या लगा देता हूं बेटा, ढक्कन लगा देता हूं, यानी कॉर्क लगा देता हूं। अब इस ढक्कन लगाने के बाद में मैं इसमें से क्या करता हूं, एक छेद करता हूं, ज्यादा छेद बड़ा हो गया बेटा इसमें, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, छोटा हो जाए भाई। अब इसमें से क्या डालता हूं बेटा, एक मैं पाइप डालता हूं। अब पाइप में से क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी, वो क्या होगी बेटा, प्रवाहित होगी। और मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन गैस के पाइप वाला जो पाइप है, मैं किस में डाल दूंगा बेटा, साबुन के पानी में डाल दूंगा। ये क्या है बेटा, साबुन का पानी। जैसे ही साबुन के पानी के अंदर जो ये हाइड्रोजन गैस है ये आएगी, तो किसके रूप में आएगी बेटा, बुलबुलों के रूप में क्या होगी बेटा, बाहर निकलेगी। इसके साथ क्या कर दूंगा बेटा, एक मोमबत्ती लेके आऊंगा। जब मोमबत्ती के संपर्क में हाइड्रोजन गैस आती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, ज्वलनशील गैस होती है। मोमबत्ती की स्थिति में आते ही क्या होगी बेटा, जल जाएगी। और जलने के बाद में एक ध्वनि निकलेगी बेटा, वो कैसे निकलेगी ध्वनि, फटफट की ध्वनि निकलेगी। यानी हमने इस परीक्षण के माध्यम से क्या ज्ञात करा बेटा, कि जो हाइड्रोजन गैस है इस प्रयोग के अंदर क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो परीक्षण था वो क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन गैस के सत्यापन को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, आप इसका भी क्या ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बेटा, आप एक इस वाली स्लाइड का भी क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे का जो टॉपिक है बेटा वो अपन क्या करेंगे बेटा, अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।